हाँ जी, मनोविज्ञान के पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में आज भाग नंबर 7 लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। इसमें आज हमने पूरी कोशिश की है कि 2 सब्जेक्ट को 2 विषयों के कुल 60 प्रश्नों को सम्मिलित कर लें। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। आज हमने कॉमर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 सब्जेक्ट सम्मिलित किए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन। कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है तो क्या नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त शाखा है। मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा बिल्कुल है। शिक्षा का विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान है, लेकिन ये एक मानक विज्ञान नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, विकल्प नंबर 4। ये एक पूर्ण विज्ञान नहीं है। ये एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कौन कौन से है? इसका संबंध शिक्षा के क्या और क्यों से है। यह शैक्षिक वातावरण में एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। यह शिक्षार्थियों एवं शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प। अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान एवं तनाव का प्रयोग किया है? यानी तूफान और तनाव का प्रयोग किशोरावस्था के संदर्भ में किसने किया था? तो सबको पता है कि तूफान और तनाव शब्द का प्रयोग है वो किशोरावस्था के संदर्भ में जी स्टैनले हॉल ने किया था। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है। यानी एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट कौन सा है या संकट क्या है? तो किशोरावस्था के लिए उन्होंने क्या है वो एरिक्सन ने बताया था, तो वो हमें बताना है। तो किशोरावस्था के संदर्भ में एरिक्सन ने क्या बताया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन। पहचान बनाम भूमिका है वो किशोरावस्था के संदर्भ में एरिक्सन ने बताया था। इसमें क्या है, एरिक्सन का ये कल वाले वीडियो में भी एक प्रश्न आया था और वही किशोरावस्था के संदर्भ में पूछा था। इसमें फर्स्ट ग्रेड में क्या है, हमारे किशोरावस्था के संदर्भ में विशेष फोकस किया हुआ है, तो ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनने के चांस रहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी किशोरावस्था के अलावा शैशवावस्था और बाल्यावस्था में एरिक्सन ने कौन कौन से दिए थे वो भी एक बार देख लेते हैं। एरिक्सन ने क्या किया था, 1963 अर्थात 1963 में व्यक्तित्व विकास का मनोसामाजिक आधार प्रस्तुत किया था। और ये जो मनोसामाजिक आधार प्रस्तुत किया था, ये सिगमंड जो फ्राइड थे, मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड के विचारों का एक परिपक्व रूप माना जाता है। जहाँ फ्राइड ने व्यक्तित्व निर्माण में इड, ईगो और सुपर ईगो को बताया था, उसी संदर्भ में जो एरिक्सन ने ये किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के संदर्भ में कुछ अवस्थाएं हैं वो बताई है। इसलिए जो ये अपने एरिक्सन हैं, उनको अहम मनोवैज्ञानिक या ईगो साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, ईगो को महत्व दिया था जो एरिक्सन थे। और एरिक्सन ने मानव व्यक्तित्व के 3 गुणों पर भी बल दिया था, जिसमें 3 गुण थे, पूर्णता और पर्यावरणवादिता और परिवर्तनशीलता। पूर्णता, पर्यावरणवादिता और परिवर्तनशीलता, 3 मानव गुणों पर उन्होंने बल दिया था। इसके अलावा अगर एरिक्सन की बात करें तो इन्होंने शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था के संदर्भ में उन्होंने 8 भाग है वो मनोगतिक सिद्धांत के, मनोसामाजिक सिद्धांत के दिए थे। तो शैशवावस्था में उन्होंने 3 प्रकार बताए थे। तो शैशवावस्था में अगर पहली अवस्था की अगर बात करें तो ये अवस्था मानी जाती है 1 से 3 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया था विश्वास बनाम अविश्वास। क्या नाम दिया था? विश्वास बनाम अविश्वास नाम दिया था। दूसरा आता है आपके
सॉरी, ये जो 1 से 3 वर्ष नहीं है, ये जो विश्वास बनाम अविश्वास है, ये 0 से 4 माह की अवस्था मानी जाती है। क्षमा करें, विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 4 माह की अवस्था मानी जाती है, विश्वास बनाम अविश्वास। उसके अलावा उसके बाद में 1 से 3 वर्ष की जो अवस्था है उसको उन्होंने शर्म बनाम स्वाधीनता नाम दिया था। उसके बाद में 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है उसमें उन्होंने पहल बनाम अपराध नाम दिया था, पहल बनाम अपराध या अपराध बनाम पहल नाम दिया था। तो उन्होंने शेष अवस्था में 3 अवस्थाओं को विभाजित किया है, 0 से 4, फिर उसके बाद में 1 से 3 वर्ष और उसके बाद में 3 से 6 वर्ष। तो विश्वास बनाम अविश्वास, शर्म बनाम स्वाधीनता, अपराध बनाम पहल या पहल बनाम अपराध। उसके बाद में बाल्यावस्था की अगर बात करें तो बाल्यावस्था में उन्होंने एक अवस्था बताई थी जिसमें 6 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, उसको उन्होंने नाम दिया था परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में उन्होंने 12 से 20 वर्ष की अवस्था है वो विभाजित किया है और उसको उन्होंने नाम दिया था पहचान बनाम दुविधा, पहचान बनाम दुविधा। ठीक है। देन उसके बाद में उन्होंने प्रौढ़ावस्था में बात की थी 20 से 30 वर्ष की अवस्था में, तो उन्होंने घनिष्ठता बनाम अकेलापन का नाम दिया था। उसके बाद उत्तर प्रौढ़ावस्था जिसको 30 से 60 वर्ष की अवस्था मानी जाती है उसको उत्पादकता बनाम ठहराव कहा जाता है, और परिपक्व अवस्था जिसको 65+ जिसकी एज होती है उनको संविष्टा बनाम आशाहीनता नाम दिया था। तो ये एरिक्सन ने 1963 के अंदर अपने व्यक्तित्व विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। तो इस संदर्भ में हमें यह वो बात ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण को की विशेषता दर्शाता है। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास सिद्धांत दिए थे तो उनमें चौथे चरण का है वो कौन सा मतलब विशेषता है वो दर्शाती है। तो चौथे चरण में उन्होंने दिया था, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इन्होंने क्या किया था, तो 3 तो आपके स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। तो ये अवस्था की बात कर रहे हैं, चौथी जो अवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। तो कानून और व्यवस्था का अभिविन्यास, इसमें क्या है, पहले स्तर था पूर्व परंपरागत, दूसरा था परंपरागत और तीसरा था उत्तर परंपरागत। तो इसमें पूर्व परंपरागत में आता है आपके आज्ञा वेदंड, और इसमें पूर्व परंपरागत दूसरा आता है आपके अहंकार की भावना, अहंकार की अवस्था आती है। ठीक है। उसके बाद में परंपरागत में जो स्तर है उसमें जो पहला है या कंटिन्यूस में अगर देखें तो तीसरा है, तो इसमें प्रशंसा की अवस्था आती है, और चौथा होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो ये देखो, कानून और व्यवस्था का अभिविन्यास, ये इनके प्रति सम्मान की बात है वो की गई है। ठीक है। और इसमें उत्तर परंपरागत में क्या आता है, सामाजिक समझौते की अवस्था होती है, और छठी होती है आंतरिक विवेक की अवस्था। तो ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कुछ बात है वो हमने की है। अगला है, मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है। मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा अल्बर्ट बांडुरा। मॉडलिंग अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक संप्रत्यय इन्होंने दिया था। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो हमें बताना है मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प, मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है। तो इसमें बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। मानसिक स्वास्थ्य नीतिपरक मानकों से भिन्न है। मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का एक चरण नहीं है। प्रणाली उपागम का एक चरण है वो नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प, व्यवस्थित सूचना संग्रहण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक तंत्र के प्रणाली उपागम की एक विशेषता नहीं है। कौन सी है वो विशेषता नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है इस प्रश्न का सही हो जाएगा, परिकल्पना परीक्षण। अनुदेशना तंत्र के प्रणाली उपागम की विशेषताओं में उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, विद्यार्थी के प्रवेश व्यवहार का पूर्व मूल्यांकन होता है, अनुदेशनात्मक तंत्र विकास होता है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है? अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प, समस्या का सामना करना। तो कौन कौन से चरण हैं? अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ बनाना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प। निम्नलिखित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? यानी किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक जो अंतःक्रिया होती है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, वाइगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है? सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है? तो सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता या इन्होंने सांवेगिक बुद्धि की शुरुआत अगर किसने की थी तो वो पीटर शेलवे और जॉन मेयर ने की थी 1990 के अंदर, 1990 में, और डैनियल गोलमैन ने 1995 के अंदर इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है? संरक्षण के नियम की समझ है वो विकसित कब होती है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास या अवस्था की संदर्भ में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, जो 6 से 12 वर्ष या 11 वर्ष माना जाता है। समझ विकसित होती है, इसमें क्या होता है कि जो संज्ञानात्मक जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इसमें किसी का ये पूछ लिया जाए कि इसमें कब शुरुआत होती है, तो शुरुआत होती है या ऐसा कुछ पूछा जाता है, तो वहाँ लगभग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। और वो शुरुआत होने के बाद में खुद अप्लाई करना, अपने ऊपर अप्लाई करना, या उसको वातावरण के अनुसार दूसरों पर अप्लाई करना, वो अगर अवस्था कुछ पूछी जाती है तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। उसमें थोड़ा सा माइनस सा डिफरेंस है, तो ये इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगला है, हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प, कोहलबर्ग के नैतिक विकास से सिद्धांत से संबंधित है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है हेंज दुविधा। ठीक है, इसके अलावा देखो, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, और बांडुरा का निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत माना जाता है। अगला है, पुनर्वलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो हमें बताना है पुनर्वलन के संदर्भ में। तो इसमें क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प। देखो, पुनर्वलन क्या होता है? सकारात्मक पुनर्वलन अनुक्रिया को बढ़ाता है। जो हम क्रिया कर रहे हैं ना, तो अगर सकारात्मक पुनर्वलन कोई दे रहा है तो वो हमारी क्रिया में बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, और उसके बाद में नकारात्मक पुनर्वलन अनुक्रिया को बढ़ाता है। नकारात्मक पुनर्वलन भी अगर देते हैं सही परिप्रेक्ष्य में तो भी हमारे जो अनुक्रिया है उसको भी बढ़ाता है। और नकारात्मक पुनर्वलन दंड के समान है, बिल्कुल दंड के समान है। तो इसमें ये है वो, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, नकारात्मक पुनर्बल अनुक्रिया को कम करता है, अनुक्रिया को कम नहीं करता है। अगला है, मेयर 2008 द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नलिखित में से क्या समाहित नहीं है? कौन सा है वो संकल्प संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में समाहित नहीं है जॉन मेयर के द्वारा दी गई बुद्धि के संदर्भ में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प, दूसरों को अभिप्रेरित करना। इसमें दूसरों के संवेगों को ठीक से समझना, ये बात सही है, मेयर ने दी है। आत्म प्रेरणा और अपने संवेगों का नियमन एवं नियंत्रण करना, लेकिन दूसरों को अभिप्रेरित करना, ये बात है वो जॉन मेयर ने नहीं की थी अपनी बुद्धि के संदर्भ में। तो ध्यान क्या रखना है? अपने संवेगों को नियंत्रण एवं नियमन करना, आत्म प्रेरणा करना और दूसरे के संवेगों को ठीक से पढ़ना, लेकिन प्रेरित करना, ये बात है वो नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित नहीं है? शास्त्रीय अनुबंध जो पावलोव ने दिया था तो उसमें से नहीं है,
इनमें से कौन से शब्द है वो शास्त्रीय अनुबंधन के संदर्भ में नहीं लिए जाते हैं? तो विलोपन होता है, विभेदन होता है, तत्काल पुनर्प्राप्ति होती है, लेकिन शेपिंग नहीं होती है। शेपिंग इसमें कोई हमने नहीं सुना है। अगला है, आज धूप तेज एवं असुखद है। आज धूप है वो तेज एवं असुखद है। आप धूप चश्मा लगा लेते हैं जो आपकी असुविधा को कम कर देता है। ये उदाहरण हो सकता है। धूप बहुत तेज पड़ रही है जो सुखदायी नहीं है, थोड़ी सी तेज है, तो आप क्या करते हैं, धूप का चश्मा है वो लगा लेते हैं, तो जो आपकी असुविधा को कम करता है। अब धूप का चश्मा लगाते ही आपकी जो कुछ असुविधा हो रही थी धूप की वजह से, तो वो उस चश्मे की वजह से थोड़ी कम हो गई है। तो अब ये उदाहरण है वो कौन सा माना जाएगा? तो ये उदाहरण माना जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या। सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया है? 3 पर्वत समस्या। तो जीन पियाजे ने ये संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए क्या किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, स्व केंद्रण। स्व केंद्रण। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमेय होता है? यानी पुनर्बलन के शेड्यूल में सबसे कम पूर्वानुमेय कब होता है? तो इसमें होता है चर अनुपात शेड्यूल में। चर अनुपात शेड्यूल में। अगला है, एक द्वितीयक पुनर्बलक जिसका युग्मन 1 से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक के साथ किया गया हो कहलाता है। एक द्वितीयक पुनर्बलक जिसका युग्मन 1 से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक के साथ किया गया हो वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? सामान्यीकृत पुनर्बलक। सामान्यीकृत पुनर्बलक। अगला है, यह विश्वास है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना एवं उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से करता है। सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। तो सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या ये है किस दृष्टिकोण में है? ये रचनावादी दृष्टिकोण में मानी जाती है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से क्या करता है? ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना एवं उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से करता है। यानी वो खुद करता है। जो अधिगमकर्ता सीखने वाला लर्नर है वो खुद करता है, तो इसका मतलब वो रचनात्मक दृष्टिकोण से उस चीज़ को सीख रहा है। ठीक है। तो इसमें रचनात्मक दृष्टिकोण में जो शिक्षक होता है वो एक सुगमकर्ता के रूप में उसके साथ में होता है। अगला है, ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण से सही नहीं है? रचनावादी दृष्टिकोण से सही नहीं है ज्ञान के संबंध में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प। ज्ञान आंशिक होता है। ज्ञान विषयनिष्ठ होता है, ज्ञान प्रासंगिक होता है, ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन ज्ञान आंशिक नहीं होता है, आंशिक नहीं होता है। तो ज्ञान के संबंध में ये कथन है वो सही नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं या इसका उदाहरण क्या है माइक्रो प्रोसेसर का? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन, हार्डवेयर का। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ये एक कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के अंदर एक प्रोसेसर लगता है जिसको हम छू सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं, तो वो उसके संदर्भ में बात है वो की गई है। तो ये एक हार्डवेयर माना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का प्रोसेसर होता है, उस तरीके से ये बात है वो। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है वो हार्डवेयर माना जाता है। ठीक है। स्पाईवेयर ये एक आपके एंटीवायरस होता है, जबकि मालवेयर है ये वायरस होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं जिनसे क्या होता है, कोई फंक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर MS ऑफिस हो सकता है, फोटोशॉप हो सकता है, पेज मेकर हो सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वो अवेलेबल होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद पियाजे द्वारा एक प्रकार के संरक्षण के अधिगम को दूसरे प्रकार के संरक्षण में स्थानांतरित करने की अयोग्यता के लिए प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प, संज्ञानात्मक विसंगति। संज्ञानात्मक विसंगति।
किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य है, किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य क्या है? तो इसका उपयुक्त सभी है वो सही उत्तर हो जाएगा। किशोर में के लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि जो कि लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है। ठीक है। किशोर के मस्तिष्क के न्यूरॉन की संख्या में तीव्र वृद्धि, किशोर की संज्ञानात्मक योग्यताओं में तीव्र वृद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? शिक्षण प्रतिमान का कौन सा आधारभूत तत्व है वो नहीं है? तो ये नहीं है अवलोकन। केंद्र बिंदु है, सहयोग तंत्र है, संरचना है, लेकिन अवलोकन है वो शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है। तो केंद्र बिंदु है, सहयोग तंत्र है और संरचना है, ये हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूचना प्रक्रम प्रतिमान का उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से शिक्षण का सूचना प्रक्रम प्रतिमान का उदाहरण है वो नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प, कक्षा सभा प्रतिमान। इसमें पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है, संप्रति उपलब्धि प्रतिमान है और आगमन चिंतन प्रतिमान माना जाता है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान किसका है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देवें। जबकि संप्रति प्रतिमान ये ब्रूनर का माना जाता है, आगमन चिंतन प्रतिमान है ये हिल्दा द टाबा का माना जाता है। पूछताछ मैंने कल ही इसका बताया आपको। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देवें। अगला और इस सब्जेक्ट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? यानी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? टच पैड। टच पैड ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। जबकि MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट, ये MS जो ऑफिस आता है जिसमें डाटा बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन टाइप की जाती है या कुछ डायग्राम बनाए जाते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये MS सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। बाकी ये टच पैड है वो ये इसका उदाहरण नहीं माना जाए तो। ठीक है। इसमें अगला है, एक वीडियो में एक प्रश्न पत्र ही सम्मिलित करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है, थोड़ी सी मुझे भी असुविधा होती है, और प्लीज़ आपको अगर असुविधा हो रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन मेरे ख्याल से एक वीडियो में एक प्रश्न पत्र बहुत है, क्योंकि इसमें एक ये है कि थोड़ा सा अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस प्रश्नों के आसपास जो जानकारी है वो भी मैं अगर देता हूँ तो उसमें फ़ायदा ये है। तो मैं ये मानता हूँ कि केवल प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर बताना ये काफ़ी नहीं है, उससे संबंधित अन्य जानकारी अगर हम देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो एक वीडियो के अंदर एक प्रश्न पत्र ही सम्मिलित करेंगे। इसके बाद में कुल 4 प्रश्न पत्र और बचते हैं, तो 4 दिनों में ये वीडियोज़ हमने साइकोलॉजी के कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा रेड जो बटन दिख रहा है उसको दबा लें, और उसके बाद में जैसे वो दबाओगे तो आपके उसके पास में एक घंटी का आइकन दिखेगा, उसको दबा लें, ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। तो बने रहे चैनल के साथ, बने रहे वीडियो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।